अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। इसकी आउटलाइन है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स एंड पंचुएशन को, एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज को, वेज लैंग्वेज को, ऑर्डिनेट लैंग्वेज को, टेक्निकल टर्म्स और इसकी जो बेस लैंग्वेज होती है। और इसके बाद हम इसकी फर्दर डिटेल्स, इसकी जो सब कैटेगरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोमास, उसमें पंक्चुएशंस, पीरियड्स को, इंट्रोडक्शन एलिमेंट का सब कुछ इसमें आ जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होते हैं और जो एलिमेंट्स को हम जॉइन करने के लिए कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग है वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, आपने कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज़ या कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है तो आपने उसको पूरी क्लैरिटी के साथ शो करवाना होता है और मीन के स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ। आप अच्छे स्पेसिफिक वर्ड्स चूज़ करके अपनी बात कंप्लीट करते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और जनरल लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, आपकी जो राइटिंग है उसको कंफ्यूज कर देगी, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी। अगर आप कोई भी मतलब ऐसे जुमले यूज़ कर रहे हैं जो क्लियर मीनिंग नहीं देते, वो यूज़ करेंगे तो वो आपकी बात को क्लियरली मतलब कि नहीं सामने रखेगी, वो उसको कंफ्यूज कर देगी, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। आपको क्या करना है, आपको क्लियर और कंसिस्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं शो के लोगों को इजीली समझ आ सकें। उसके बाद क्या है, वेग लैंग्वेज। वेग लैंग्वेज क्या होता है, वेग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। वेग क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर या गोल मोल करके या आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करके कुछ यूज़ किया है तो उसको हम वेग के सेंस में लेते हैं। यानी अगर आपने किसी चीज़ को एक मतलब डिटेल भी दी है, कोई ऐसी डिटेल दी है जिसमें आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि आपके ऑडियंस की जो मेंटेलिटी लेवल किस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उनको समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या होगा, वो आपकी बात जो है, जो राइटिंग है, वो उसको सस्पिशियस कर देंगे, यानी कि वो इसको कंफ्यूज कर देंगे। वो जो आपका पॉइंट है वो अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं आ सकेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑर्डिनेट लैंग्वेज। ये क्या होती है, यानी कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं था। आपने उसमें यूज़लेस वर्ड्स यानी कि आराइशी वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, यानी कि वो जिनकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं कि वो वर्ड्स है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स है वो क्लियर नहीं हो रहे उनके, वो अपने मीनिंग्स क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप अपने मीनिंग्स को, अपने वर्ड्स को ईज़ी रखें, उनके मीनिंग्स को डायरेक्ट रखें कि अगर आप कुछ यूज़ भी कर रहे हैं तो आप वो अपने खुद के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो उनको क्या करेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उनको उस बात की समझ नहीं आएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है टेक्निकल टर्म्स, यानी कि किसी भी राइटिंग के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए, टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या कोई फील्ड में, कोई रिपोर्ट राइटिंग में, या कुछ भी आप कुछ भी इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छी मतलब कि टिपिकली स्पेशली वोकैबुलरी चाहिए होती है। उसके साथ आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है कि आपने यहाँ पे कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करनी है, कि आप पंक्चुएशन के दौरान जो यूज़ करते हैं आपने उसको किस लेवल पे यूज़ करना है और कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने उसको यूज़ करना है, ताकि जो आपकी बात है, आपके जो क्लॉजेज़ हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, वो ईज़िली समझ आ सकें, ठीक है। उसके बाद है बायस लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो आप किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रिटिसिज्म आप यूज़ करते हैं, स्पेशली आप क्रिटिसिज्म यूज़ करने के लिए किसी स्पेसिफिक जेंडर, एज के लिए आप जो यूज़ करते हैं, आप अपना एथिकल या मतलब कि आपका उसमें जो भी रैशनल बिहेवियर उसमें शो करवा सकते हैं या करते हैं। ये एजेस लैंग्वेज, एज के हिसाब से आप इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या फिर आप लोगों की डिसेबिलिटीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं इसको, या फिर आपकी किसी भी एथनिकली और रेशली बेस्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है, किसी स्पेशल फैमिली के लिए, किसी नस्ल के लिए आप वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं, क्लॉजेज़ को, आपके जुमलों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने मतलब पंचुएशन अच्छे तरीके से यूज़ की तो वो आपके सेंटेंस को अप्रोप्रिएट कर देगी, उनको टेक्निकली सपोर्ट देगी, ठीक है, और जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उसको इन्हांस करते हैं। पंचुएशन मार्क्स कौन से होते हैं, पीरियड्स, कोमास, कोलोन्स, सेमीकोलॉन्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, एपोस्ट्रोफीज, हैफन्स, डैशेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ठीक है। पीरियड्स क्या होता है, बेसिकली ये होता है डॉट, जो आप डॉट्स यूज़ करते हैं, पॉइंट्स यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, कोई भी अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं उसके एंड पे आप डॉट लगाते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपके सेंटेंस को क्लियर सेंस देता है। अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया, उसके एंड पे आपने नहीं लगाया फुल स्टॉप या नहीं लगाया, तो आपके सेंटेंस को इनकम्प्लीट शो करेगा, ठीक है। जहाँ पे आप इस मार्क को यूज़ करेंगे वो आपके सेंटेंस को एक क्लियर सेंस में शो करेगा, उस आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा कि आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया यहाँ पे।
उसके बाद है आपको यूजेस बताए हुए हैं, उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको सेंटेंस के दरमियान में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। एक सेंटेंस आपने जहाँ ख़त्म किया, अगर बड़ा सेंटेंस आप उसको कोमा को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंड पे आके उसमें आपने उसको अगर फुल स्टॉप लगाना होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करें, कुछ आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, आप ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर भी आप उस पॉइंट, ये डॉट, ये फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोमास। कोमास क्या होते हैं? अपनी राइटिंग को क्लियर शो करने के लिए आपको कोमास यूज़ करने होते हैं। अगर आप 2 सेंटेंसेस चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोमा का यूज़ करना पड़ता है, ताकि आप बता सकेंगे कि एक सेंटेंस किस तरह से डिपेंडेंट है दूसरे से, ठीक है, दूसरे पे। लेकिन अगर आपने कोमा ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ कर दिया जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनको आपने बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज़ करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन राइटिंग में आपके जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स होते हैं, टू दी प्रिंसिपल, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं टू के बाद कोमा आता है, कुछ और जगह पर कोमा आता है, यानी कि अभी बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात स्टॉप नहीं हुई, यानी कि उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद आपका मेन क्लॉज, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं, उनके बाद आपने कोमा लगाना होता है अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए या अपने सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी क्लॉज, भी वही बात है कि अगर आपने एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यूज़ किया तो उसके बाद आप कोमा यूज़ करते हैं ताकि आप अपने दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट कर सकें। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करें किसी कंजक्शन, किसी स्पॉटिव वर्ड है, उससे उसमें भी आपको कोमा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। उधर ही उन्होंने उसी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही यहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक पॉइंट से क्लियर कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, उसके बाद उन्होंने हाउएवर लगाया है, उसमें कोमा लगा दिया है, यानी कि उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग वर्ड यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने कोमा यूज़ कर दिया, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस में आपको अगेन यूज़ करके दिखा दिया, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका सेंटेंस शॉर्ट है और क्लियर है और रिलेटेड है एक दूसरे से, तो वहाँ पर आपने कोमा ज़रूर, यानी कि वहाँ पे आपको कोमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप उसको मतलब ख़त्म कर दें, ओमिट कर दें, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स इन अ सीरीज़, अगर आप सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप एटम्स शो कर रहे हैं, उसमें भी आप कोमा यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक आपने चीज़ दिखाई, यानी कि 2-3 चीज़ों के नाम लिए, उसमें आपने कोमा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके सेंटेंस को वैसे ही क्लियर करिए, जैसे हाउएवर, व्हाटएवर, इस तरह के वर्ड्स, देयरफॉर वगैरह उसको क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोमा की ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी होगा, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं भी कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको वहाँ पे से यूज़ करेंगे तो आपके सेंटेंस को कंफ्यूज कर देगा और ग्रामेटिकल आपको एरर दिखाएगा। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स, दो जुमलों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे बिटवीन हो गया, एंड हो गया, ये सब कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स है। अगर आप ये यूज़ करें तो समटाइम्स इनके दरम्यान में कोमा यूज़ होता है, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर करने के लिए या नेक्स्ट मॉडिफायर को क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने इधर एग्जाम्पल में, इसकी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने आपको बताया है कि आप इसमें कोमा कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि इफ़ द डिस्क्रिप्शन स्टिल मेक्स सेंस, अगर डिस्क्रिप्शन अभी तक सेंस बना रही है तो वहाँ पे कोमा आ गया। देन द मॉडिफायर्स आर कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफायर देन है जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट के बाद फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने, यानी कि इसी में ही उन्होंने इसको एग्जाम्पल बता दिए। तो सम टाइम ऐसा होता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे आपको कोमा यूज़ नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे कोमा यूज़ किया जाता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स को सेट करने के लिए, कि जो अपनी सेंस अच्छी तरह से क्लियर नहीं करते या फिर वो एक इस्टेब्लिश सेंटेंस नहीं होता। और इसको बाज़ दफ़ा मीन के नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडिफायर क्या होता है, विच होता है, जो यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए या उसको शो करने के लिए। इसी एग्जांपल में उन्होंने आपको यूज़ भी करके दिखा दिया है कि अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंड कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विच से, जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसको फुली रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वही बात कि बाज़ दफ़ा उसको यूज़ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मॉडिफायर समटाइम खुद ही मीनिंग को क्लियर कर देता है, ठीक है। किसी भी जुमले को, किसी भी चीज़ को जब सपोर्ट करता है मॉडिफायर, तो उसको वैसे ही क्लियर सेंस में प्रेजेंट कर देता है। उसके बाद क्या है आपका पैरेंथेटिक एलिमेंट्स, ये कौन से होते हैं, जो कि आपके ब्रैकेट्स में वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसको आप कहते हैं पैरेंथेटिक एलिमेंट्स। वो आपके सेंटेंस को एक एक्स्ट्रा लुक देते हैं।
उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कोमा, ठीक है। यूजेस ऑफ कोमा होते हैं जो कि आपके किसी न्यूमेरिकल डाटा में आ गए, किसी डिजिट्स में आ गए या डेसिमल पॉइंट्स में आ गए, तो ये आपके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोमास होते हैं। जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा एक बड़े फिगर को शो करवाया है तो आपने उसमें कोमा ऐड कर दिया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपके पास है मेमोराइजेशन सुपर फ्लोज कोमास। ये क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा शो करना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि आप अगर 2 क्लॉजेज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तब तक उसमें कोमा यूज़ ना करें जब तक आपको ये ना लग रहा हो कि पहले वाला जो सेंटेंस है वो दूसरे वाले सेंटेंस को कोमा लगाए बगैर क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक फर्स्ट सेंटेंस आपका नेक्स्ट जो आपका क्लॉज़ है उसको क्लियर कर रहा है बगैर कोमा के, तो आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके दरमियान में। लेकिन अगर 2 चीज़ें अलग-अलग हैं यानी कि सेपरेट हैं 2 क्लॉज़ और मेन क्लॉज़ भी, और आपका जो मेन का जो सेकंड होता है, जो फर्स्ट क्लॉज़ है वो डिपेंडेंट है सेकंड क्लॉज़ पे अगर आपका, तो वो क्या करेगा, वो दरमियान में कोमा को ज़रूर यूज़ करेगा, ठीक है। उसमें ज़रूर यूज़ होगा कोमा, ताकि एक बात दूसरी बात को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सके। उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट ऑफ कोमास विद अदर पंक्चुएशन, कि आप अदर पंक्चुएशन में भी कोमा को यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रैकेट में कोई चीज़ यूज़ की है या फिर आपने क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या कुछ भी पंक्चुएशन आपने यूज़ की है, तो आप उसमें सम टाइम आपको कॉमा देना पड़ता है, वो भी नेसेसरी बेसिस पे, क्योंकि 2 पंक्चुएशन मार्क्स भी ग्रामेटिकल आपके एरर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।